फ्लाइट में जाने के बाद में मैंने उनको बताया कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, आपने जो बोला वो नहीं किया, मैंने अल्टीमेटली कंपनी लेने का ही निर्णय ले लिया। बहुत चिल्लाया मेरे पे। उस टाइम में मेरी सैलरी कितनी थी? 4500 रुपीज़। तो वास्तव में 1 करोड़ रुपये बहुत बड़ा होता था, बट मैंने तो प्रॉमिस कर दिया। शौक बोलिए या मेरी हॉबी बोलिए या जो भी बोलिए, मेरा ब्लड बोल लीजिए एक तरह से, क्योंकि मेरे ब्लड में ही इक्विटी है और उसको मैं किसी भी कोर्स में छोड़ नहीं सकता था, चाहे नौकरी जाए तो जाए। बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मैं इसको कि 1 करोड़ की कंपनी वो 4000 करोड़ की कंपनी तक पहुँचाया मैंने। थैंक यू दोस्तों। मैं विमल परवाल, आई बिलोंग्स टू राजस्थान। राजस्थान में एक छोटा सा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है नारायणा। तो 5000 की पॉपुलेशन के अंदर मैंने जन्म लिया और मेरे फादर ग्रेन के होलसेल मर्चेंट थे। वहाँ पे 6 भाई थे हम लोग और लगभग 20 लोगों की फैमिली थी। तो फादर का जो बिजनेस मॉडल था वो देख के मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि 5000 की पॉपुलेशन के गांव में एक परिवार का मुखिया 20 लोगों की फैमिली रन कर रहा है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेरे को अपने पिताजी से और अपने बड़े भाइयों से सीखने को मिला विरासत में। जब हमारे गांव के अंदर 10th स्टैंडर्ड के ऊपर कोई स्कूल की या कॉलेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोगों को या तो किशनगढ़ या जयपुर, 2 ऑप्शन थे। मेरे सभी भाई किशनगढ़ गए, जो कि रिलेटिवली जयपुर से एक छोटा प्लेस था, बट मैंने डिसीजन लिया कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। तो मैंने पूरे परिवार के को अपोज करके और डिसीजन दिया कि मैं किशनगढ़ नहीं जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा फर्दर पढ़ाई के लिए। किशनगढ़ जाने का ट्रेन का भाड़ा बहुत कम था, जयपुर का ज़्यादा था। किशनगढ़ में ढाबा या खाने की व्यवस्था जो है थोड़ी सस्ती थी, रूम का रेंट कम था, बट जयपुर में ज़्यादा था। बट ज़िंदगी में मैंने जो सोचा हुआ था कि मेरे को बड़ा बनना है, तो मेरी जर्नी यहीं से ही शुरू शुरू हुई और मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट इस मामले में आप मेरे को सपोर्ट करें। और फादर ने और सभी भाइयों ने मेरे को खूब सपोर्ट किया और अल्टीमेटली मैं जयपुर गया पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान ही मैंने दोपहर के खाने की एक बड़ी समस्या रहती थी। तो उस टाइम पे आईपीओ काफ़ी आते थे। आईपीओ यानी पब्लिक इश्यूज़। लीजिंग कंपनियों का बोलबाला था, फाइनेंस कंपनियों का बोलबाला था। सिप्को फाइनेंस, अताश लीजिंग, नाहर लीजिंग, सो मेनी कंपनीज़। और उस टाइम जो आईपीओ आते थे बहुत अट्रैक्टिव और जूसी वैल्यूएशन पे आते थे। जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता था, उसकी लॉटरी लग जाती थी। आप सोचो कि टाटा ग्रुप, एल&टी, टिस्को, एचडीएफसी, कोटक बैंक, इनके सब आईपीओ जो है ना, लगभग और लगभग एट पार और मार्जिनल प्रीमियम पे उस टाइम पे आया करते थे। तो मेरे रूम जो जहाँ पे मैं किराए पे पढ़ने के लिए रहता था, उसके पास में एक बहुत बड़ी होटल होती थी, होटल मानसिंह, जयपुर में। वहाँ पे प्रमोटर्स जो आईपीओ आते थे, उनकी दोपहर के टाइम पे मीटिंग हुआ करती थी, इन्वेस्टर मीट। तो एक बार मैंने मीटिंग अटेंड की, सब प्रमोटर्स इंग्लिश में बात कर रहे थे और मेरा इंग्लिश से कोई दूर-दूर का कोई वास्ता नहीं था। 6th क्लास के अंदर जाके मेरे को सीएटी केज और डीओजी डोग पढ़ने को मिला था। गाँव की स्कूल थी और जो आप तो समझ ही सकते हैं कि संस्कृत वाला टीचर जो है ना, इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो बट इन्वेस्टर मीट में अटेंड इसलिए करता था कि इन्वेस्टर मीट के अंदर एक तो अट्रैक्टिव फ़ोल्डर दिए जाते थे, पेन दिए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे और उसके इन्वेस्टर मीट खत्म होने के बाद में बड़ा शानदार नाश्ता मिलता था। तो मेरा तो केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि कब ये इन्वेस्टर मीट खत्म हो और मेरे को अच्छे से नाश्ता खाने को मिले। तो यहाँ से ये जर्नी चालू हुई। इन्वेस्टर्स मीट अटेंड करते-करते मैं कंपनीज़ को समझना थोड़ा-थोड़ा चालू कर दिया। फ़ोल्डर लेके आते थे, एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेके आते थे, पब्लिक इश्यूज़ के। तो मेरे पिताजी का मनी लेंडिंग का काफ़ी अच्छा काम था। जयपुर में भी ग्रेन मंडी जो होती थी, उसमें काफ़ी उनको फर्म्स को हम लोग मनी लेंडिंग करते थे। तो मेरा छोटा-सा रोल ये भी था कि मैं जाता था, रिन्यूअल के टाइम पे चेक नया बनाना और ब्याज वसूल करना सबसे। तो मैं अपने पिताजी को और भाइयों को राय दी कि हम लोग क्यों ये मनी लेंडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, व्हिच इज़ टोटली अनसेफ। कई बार पैसा डूब जाता है। तो जीरे वाले को लोन दिया, मिर्ची वाले को लोन दिया, गेहूँ वाले को लोन दिया। तो मैंने अपने सब भाइयों से कहा कि इतने आईपीओज़ आ रहे हैं,
क्यों ना हम जो है हमारे गांव से एप्लीकेशंस लगाएं। वी आर 24 मेंबर्स इन फैमिली जिनके नाम से हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये आइडिया रास आ गया और अल्टीमेटली हम लोगों ने मेरा काम था जयपुर से एप्लीकेशन फॉर्म भेजना 25, 30, 50 और हमारे भाई लोग जो गांव में रहते थे वो भर के और मेरे को मॉर्निंग ट्रेन से वापस भेज दिया करते थे। तो भाइयों, इस तरह से ये हमारा एप्लीकेशन लगाने का आईपीओज में सिलसिला चालू हुआ और भगवान ने इसमें खूब सहयोग किया। इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के आईपीओज में हम लोगों को अलॉटमेंट आया। सुबह पोस्ट ऑफिस 9 बजे खुलता था, बट हमारे एक ब्रदर जो है जो गांव में रहते थे वो सुबह 7 बजे सर्दी के मौसम में पोस्ट ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि डाकिया जो था ना, पोस्टमैन, वो उस टाइम पे इतना बड़ा क्रूशियल एक व्यक्ति हो गया था गांव में कि वो यूपीसी लेके आएगा यानी रिफंड आएगा और रजिस्ट्री लेके आएगा यानी अलॉटमेंट आएगा। तो पोस्ट ऑफिस की विंडो से देखते थे कि कितनी रजिस्ट्री पड़ी अंदर और कितने यूपीसी पड़े हुए हैं। जब रजिस्ट्री मिलती थी हाथ में तो समझ लो कि गांव में बल्ले बल्ले हो गई। बड़ी बड़ी लॉटरी लगी। एक अलॉटमेंट आया तो लाख रुपए की कमाई। लाख रुपया उस टाइम पे बहुत बड़ा होता था। ये बात कर रहा हूँ 89, 90, 91, 92। तो 1 लाख रुपए की कीमत बड़ी होती थी। इतने बढ़िया बढ़िया कंपनीज के, आप लोगों को विश्वास हो या नहीं हो, मैं खुद एशियन पेंट का ओरिजिनल अलॉटी हूँ और वो शेयर मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। एशियन पेंट, पीडीलाइट, कोटक, एचडीएफसी, लार्सन टूब्रो, ये सभी के अलॉटमेंट जो है ना, तो हमारे सभी भाइयों के नाम से, पूरी फैमिली, बहनें, भाभियाँ, भतीजे, भतीजियाँ, सबके नाम से गांव में रह के, और लगभग जो जिनको आज आप लोग ब्लू चिप्स बोलते हैं, वो गांव में रह के हम लोगों ने 8 पार, उसके बाद ना जाने कितने बोनस आए, कितने डिविडेंड आए, कितने स्प्लिट आए। कई कंपनीज के शेयर तो जो 2000, 3000, 5000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज की डेट में उसकी वैल्यू 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए है एक कंपनी के शेयर्स की। तो पूरी फैमिली एक 5000 के पॉपुलेशन के गांव में पैदा हुई, बट इसने हमारी पूरे फैमिली की दुनिया बदल दी। और जो अलॉटमेंट्स आए, तो अलॉटमेंट जब आते थे तो उसमें से कुछ, मेरा सिटिंग जो है ना 3-4 घंटे ब्रोकर के रहता था। स्कूल के बाद में ब्रोकर किया जाता था, स्कूल जाने के पहले भी ब्रोकर किया जाता। छोटी सी दुकान थी। जो हमारे ब्रोकर थे उनका इंग्लिश से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, उनको कंपनी का नाम भी बोलना नहीं आता था, बट 2-3 घंटे वहाँ बैठते था मैं। तो शेयर मार्केट की नॉलेज वहाँ से, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, ये सारे मैंने झेले। 1-2 हादसे भी हुए कि जोश के अंदर कुछ गलत काम भी कर लिया। तो शादी में मेरे को जो सगाई के अंदर जो मेरे को गोल्ड की चेन और अंगूठी मिली थी, तो एक बार मेरे को मेरे ब्रोकर को देनी पड़ी हो। बट मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि 1 महीने में इससे 3 गुना मोटी अंगूठी और 3 गुना मोटी चेन मैं लेके आऊँगा। ये शायद, ये जो फैक्ट है वो अभी तक मैंने किसी को रिवील नहीं किया, बट आज आपके चैनल के सामने अपने दोस्तों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये व्यापार के अंदर ये हादसे इनविटेबल हैं और इनसे कोई घबराने का नहीं है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं शिफ्ट हुआ इंदौर में, और इंदौर जाने के बाद मतलब इतनी हास्यास्पद बात है कि हमारी कंपनी के जो एमडी थे, उनके बेटे को यूरोप पढ़ने जाना था, एमबीए करने के लिए। तो एमडी साहब ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक 10-20 लाख लोन कहीं से मैं अरेंज करके और लाऊं। छोटी सी कंपनी थी, ऑक्सीजन गैस बनाते थे। तो ये लोन लेने के लिए मैं एक एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऐसा करके एक कंपनी होती थी जो इस तरह के लोन दिया करती थी इंडस्ट्रीज को। मैं वहाँ गया तो जो उनके मैनेजर थे, वो देखा मैंने, मेरे से बात ही नहीं करे, अपने ब्रोकर से बात करे, पॉन्ड्स और लेक्मे और उस टाइम के जो शेयर होते थे, ग्लेक्सो। तो मेरा भी सब्जेक्ट तो यही था, तो मेरी और उनकी काफ़ी अच्छी पटने लग गई। अल्टीमेटली फाइनली एडवाइस मी कि विमल भाई, ये क्या लोन वोन के चक्कर में पड़े हो, अपने एमडी की, आप जो आपकी जिस कंपनी में आप सीएफओ हो, तो क्यों ना उसका आईपीओ लिया हो। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि 20 लाख रुपए उनके सन को एमबीए कराने के लिए मैं आईपीओ लिया हूँ। मैं लेता आऊँगा, भैया भरेगा कौन? और बम्बई का मैंने तो अभी तक कभी शक्ल भी नहीं देखी बम्बई में कि आईपीओ लाने वाले हैं कौन और कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। बट फाइनली
ट्रेन पकड़ी और उस दिशा में उन्होंने जो मेरे को एक एड्रेस दिया था वहाँ पहुँच गया मैं, और आईपीओ की जर्नी चालू हुई यहाँ से। पहला आईपीओ जो मैं लेके आया, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, और इस आईपीओ की मार्केटिंग के लिए मैं अपने 2 दोस्तों के साथ में मारुति 800 लेके और राजस्थान यात्रा पे निकला। छोटे-छोटे गाँव भीलवाड़ा, सुजानगढ़, डीडवाना, जयपुर, इन छोटे-छोटे गाँवों में जाके और मैंने इन्वेस्टर्स मीट किए। रात को 9 बजे गाँव के लोगों को 100-50 लोगों को चाय की व्यवस्था करके और अपनी कंपनी के बारे में समझाया। फाइनली ये मेरा जो पहला आईपीओ था, एक दिन मैं बॉम्बे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसका जो प्रोस्पेक्टस बना था, उसमें लिखा हुआ था कि इनके क्लाइंट्स कौन-कौन से हैं। तो उसमें क्लाइंट्स में नाम थे लार्सन टूब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, रेनबेक्सी, बड़े-बड़े नाम थे। लोकल ट्रेन के अंदर मैंने कुछ मुसाफिरों को ये बात करते हुए देखा कि यार बॉस, क्या आईपीओ आ रहा है, इतना जोरदार आईपीओ आ रहा है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, भर डालेंगे। दूसरा बोल रहा था इसके क्लाइंट्स तो देख, लार्सन टूब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, रेनबेक्सी, और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मुझे ये मालूम था ये तीनों क्लाइंट्स को मिला के 7,000 रुपये का केवल टर्नओवर था। बट उस दिन मेरे को लगा कि बॉम्बे बॉम्बे ही है, बॉम्बे वासी है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमको, बट हम भी उनको बना सकते हैं छोटे गांव से आके। बट ये आईपीओ ग्रैंड सक्सेस रहा, और 10 रुपये वाला शेयर जो ना 50 रुपये कोट हुआ। बाद में अच्छा चला, सब कुछ ठीक था, बिजनेस भी ठीक हुआ, प्लांट भी डाला, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी डाला। यहाँ से मेरी जो बिजनेस कम्युनिटी थी वहाँ पे उठना बैठना मेरा चालू हुआ, और लगभग जितनी भी कंपनीज थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल राजरत्न ग्लोबल वायर, कृति इंडस्ट्रीज, सयाजी होटल, सिमरन, यहाँ इनके सब मैनेजमेंट से मेरा उठना बैठना, राय मशवरा, ये सब कुछ चालू हुआ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इनमें से कुछ कंपनीज जो 15-20 रुपये में मैं ट्रेड किया करता था, उनका टोटल वेरिएशन आज की डेट में यदि जोड़ने जाएं, स्प्लिट बोनस सब करने के बाद, तो 11,000 रुपये पर शेयर तक भी आ रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो मेरे को मिला, उसके बाद में मैंने अपनी सर्विस चेंज की एंड शिफ्टेड टू नागपुर। और नागपुर में मेरे को एक बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर मिला, बट 3 भाई थे ये लोग, और तीनों भाइयों का शेयर बाजार से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। बड़ी जर्नी, उनकी जो जर्नी चालू हुई थी वो मिक्सी, कुकर, स्टील के बर्तन और ये बेच के चालू हुई थी, और लकीली दे केम इन एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरी तो सोच जो है ना, हमेशा उसमें शेयर बाजार ही घूमता रहता था। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक उदयपुर के अंदर एक लिस्टेड कंपनी जो है वो सिक हो गई थी, उसका प्लांट सिक हो गया था, और वो प्लांट हमारे काम का था इंडियन ऑयल की बोटलिंग करने के लिए। इंडियन ऑयल को एक बोटलिंग प्लांट चाहिए था वहाँ पे, और मेरे को मालूम है एक प्लांट बंद पड़ा हुआ है और वो लिस्टेड कंपनी भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी जब आई उदयपुर वाली कंपनी की, तो श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर प्रमोटर से मैं मिला, हमारा रेट को लेके नेगोशिएशन हुआ, रेट मेरे जो मैं चाहता था उससे कम मिल गया। बट सामने वाले प्रमोटर ने बोला यार मैं तुम्हारे को ये फैक्ट्री तब दूंगा जब तुम मेरी ये लिस्टेड कंपनी ले लोगे, और मैं तो यही चाहता था क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। तो जब मैंने अपने मैनेजमेंट को फ़ोन करके बताया कि मैं इस तरह का अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ, तो सब सुनने के बाद में उन्होंने मेरे को फ़ोन के ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया। लिटरली इतना ज़ोर से चिल्लाए कि तुम नए-नए आए हो दुनिया में, इस दुनिया में, और तुमको नहीं पता विमल बाबू बिज़नेस कैसे होता है। हमने जो ना स्कूटर, मोटरसाइकिल पे बैठ-बैठ के मिक्सी और कुकर बेचे हैं, हमको पता है बिज़नेस कैसे होता है, तुम क्या समझाओगे हमारे को? मैंने कहा सर समझा तो नहीं सकता, बट जो एस्पेक्ट्स है मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हम लोग कंपनी लेंगे तो ये फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेगा। इसमें इतने एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं जो हमारे काम आ जाएँगे फ्यूचर में। इनकम टैक्स कम लगेगा। बट वो तीनों भाई जो है वो मानने को तैयार नहीं। बट फाइनली मेरे को तो जो है, मेरे जो सपने थे वो बड़े थे और मेरे को कुछ कर दिखाने का जुनून था। तो मैंने मैनेजमेंट के अगेंस्ट में जाके डिसीजन ले लिया और साइन कर दिया एमओयू वहाँ पे। होगा जो होगा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जाएगी, बट कुछ करके दिखाना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अल्टीमेटली कर लिया। फ्लाइट में जाने के बाद में मैंने उनको बताया कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, आपने जो बोला वो नहीं किया। मैंने अल्टीमेटली कंपनी
लेने का ही निर्णय ले लिया। बहुत चिल्लाए मेरे पे, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चिल्लाहट को सहन करने के लिए। तो मैंने उनको जोश-जोश में बोल दिया कि सर, जो पैसा आपने डाला है 95 लाख ओनली, जिसमें लिस्टेड कंपनी थी, उदयपुर का प्लांट था, पाली जोधपुर के पास में एक प्लांट था, 2 ऑफिसेज थे, गोडाउन थे और 7000 सिलेंडर्स थे एलपीजी के। तो डील वाज फैंटास्टिक और लिस्टेड कंपनी मेरे को दहेज में मिल गई। अब मेरे को दिखाना था कि अब मेरे को वो एक उस तरह हाथ में आ गया जिससे मेरे को या तो मेरी गर्दन कटने वाली है और या मैं लाइफ बनने वाली है। वहाँ से मैं बॉम्बे गया, 2-4 लोगों से बात की। अल्टीमेटली अपने मैनेजमेंट को बोला कि मैं आपके पैसे जो डाले हैं, वो एक कुछ परसेंटेज शेयर बेच के और मैं ला दूँगा और कंपनी भी आपकी रहेगी, प्लांट भी आपके रहेंगे, ज़मीनें भी रहेगी, ऑफिस भी आपके रहेंगे। उन्होंने फिर मेरे को वही डायलॉग बोला कि विमल बाबू, नए-नए आए हो, तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत करो। 1 करोड़ रुपए क्या होता है, कुछ मालूम है आपको? उस टाइम में मेरी सैलरी कितनी थी? 4500 रुपीज़। तो वास्तव में 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा होता था, बट मैंने तो प्रॉमिस कर दिया। बट दोस्तों, मैंने अल्टीमेटली 20 दिन के अंदर उनको 1 करोड़ रुपए लौटा दिया और ये कंपनी जो 95 लाख में खरीदी थी, इसका वैल्यूएशन 1 साल बाद में 1150 करोड़ रुपए था और 100 करोड़ रुपए जेपी मॉर्गन जैसे एफआई से 100 करोड़ रुपीज की जीडीआर इस कंपनी में मैं लेके आया। ये ताकत होती है एक लिस्टेड कंपनी की। वहां से हम लोगों ने प्लांट डाले इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये वो। तो ये एक मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया और ये कंपनी का नाम भी जो है अल्टीमेटली मैंने अभी जो जिक्र किया कि मेरा क्या बढ़ गया, इस कंपनी का नाम भी देवरसा गैस से बदल के कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम किया और ये इतनी एक ग्रैंड सक्सेस स्टोरी रही कि 1 करोड़ वाली कंपनी 4000 करोड़ की कंपनी तक पहुंची और मैंने 20 साल इस कंपनी में एज ए प्रेसिडेंट कॉरपोरेट इस कंपनी को संभाला और बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं मैं इसको कि 1 करोड़ की कंपनी को 4000 करोड़ की कंपनी तक पहुंचाया मैंने। यहाँ पे बहुत सारे एफआई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स, सबको फेस करने को मेरे को मिला। तो मेरी दुनिया तो अल्टीमेटली यही थी दोस्तों। वहाँ पे प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट होने के बाद में भी मेरा मन तो जो है ना स्टॉक मार्केट में ही रहता था दिन भर। तो मेरे एमडी जो है ना उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को एंड उनको मालूम था कि इस कंपनी में मेरा रोल, मेरा योगदान, तो वो मेरी हर इस तरह की जो मेरे शौक थे, शौक बोलिए या मेरी हॉबी बोलिए या जो भी बोलिए, मेरा ब्लड बोल लीजिए एक तरह से, क्योंकि मेरे ब्लड में इक्विटी है और उसको मैं किसी भी कॉस्ट पे छोड़ नहीं सकता था, चाहे नौकरी जाए तो जाए। बट फाइनली 1-2 आइडियाज मैंने मार्केट को जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए वो इतने जबरदस्त निकले दोस्तों। 8 रुपए वाला एक शेयर था जिसको लोग चोर कंपनी के नाम से जानते थे, मैनेजमेंट भी चोर है। मैंने 2-4-5 लोगों को बोला भैया मैंने ऐसा लिया है, तो मेरे को उन्होंने, बड़े लोगों ने सबने एडवाइस किया कि ये क्यों चोर कंपनी के शेयर लेते हो तुम लोग, और कोई मिलता नहीं है क्या, इस चोर कंपनी का क्यों शेयर लेना, वो कंपनी मेटल और माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है। उन लोगों को उस कंपनी का मैनेजमेंट दिख रहा था चोर है और मेरे को उसकी हिडन वैल्यू दिख रही थी, ये हिडन जेम है। इस कंपनी में जो माइन के अंदर जो मटेरियल है उसकी कीमत डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत जंगल एरिया में मैं भी जाके आया, वहाँ की डेवलपमेंट देखता था मैं हर 3-4-5 महीने बाद। वन डे आई डिसाइडेड कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट होना चालू हो गया है, जहाँ कच्चा रास्ता नहीं था वहाँ 4 लेन रोड बन रही है, 4 पुलिस स्टेशन आ गए। क्यों? बिकॉज इस कंपनी की एक ही प्रॉब्लम थी, यहाँ नक्सलाइट अटैक होते थे। जब भी मैनेजमेंट कुछ करने जाता था तो नक्सलाइट आके भून डालते थे। जीएम को कभी आग लगा दी, कभी 80 डंपर्स उनके जला डाले। तो मेरे को जब ये शेयर में से लिया तो जो हमारे सीएम महोदय थे, बोले तेरे को बोला था ना, तू ये चोर कंपनी का शेयर क्यों ले रहा है। अब आया समझ में तेरे को? आज टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ी तूने कि इतने डंपर जला दिए, इतने लोगों को भून डाला। उस दिन फिर शेयर लिए मैंने। तो ये जो भी एडवर्स एक इवेंट होती है कई कंपनीज में, तो मेरे को ये सीट संभालते संभालते मेरे को ये एहसास तो हो ही चुका था
कि एडवर्सिटी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है और 99% लोग उस एडवर्स सिचुएशन में गलत डिसीजन लेते हैं एग्जिट लेने का। मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी होती है लेने की, और मैंने यहाँ पे और शेयर ऐड किए। और दोस्तों, मेरे को बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि ये 8 रुपये वाला शेयर अभी लगभग 1500 रुपये कोट कर रहा है। तो इस तरह से मेरा नजरिया था। मैं उनको सीएम महोदय को ये बोलता था कि आपको ये 150 करोड़ का मार्केट कैप जो दिख रहा है उसमें सब चीज ऑलरेडी शामिल है। वो चोर है, वो नक्सलाइट अटैक वाले एरिया में है कंपनी, ये सारे फैक्टर्स उसमें इनबिल्ट है भाव के अंदर। तो भाव भगवान होता है दोस्तों, उसमें हर चीज पहले से डिस्काउंटेड होती है। तो मेरे को दिख रही थी 3 लाख करोड़ रुपए की माइन, और ये भी था कि जितने नक्सलाइट अटैक होंगे उतनी देर ये माइन लेट से चालू होगी। और जो आयरन ओर के प्राइस और मैग्नीज के प्राइस जिस तरह से मूव कर रहे थे, तो जितना देर से ये माइन चालू होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट करेगी। ये मेरा एक सिंपल फंडा था, और अल्टीमेटली वो फंडा काम किया। 10 रुपए के भाव पे मैंने ये बोला था इस शेयर को मैं 2000 रुपए में भी नहीं बेचूंगा। जब 10 रुपए वाला शेयर 20 रुपए हुआ तो मेरे को सब लोगों ने समझाया कि पागल बेच डाल, बड़ी मुश्किल से 20 रुपए आए। 40 रुपए में तो मेरे को पागल लोग मतलब पागल डिक्लेयर कर दिया कि अभी भी नहीं बेच रहा है ये। बट दोस्तों, मैंने इसको 120 रुपए में फिर ऐड किया, फिर मैंने 300 रुपए में फिर ऐड किया, 550 रुपए में फिर ऐड किया, और 550 रुपए होने के बाद में इंडिया के टॉप 4-5 जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, उन सब लोगों ने यही शेयर, किसी ने 100 करोड़ के, किसी ने 300 करोड़ के, किसी ने 500 करोड़ के लिए। तो उस दिन मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था यार, जो शेयर में 8 रुपए में मैं लेने की ताकत रखता हूं, उसको बंबई के इस मार्केट के महारथी लोग 550 रुपए में लेते हैं। और मेरे को ये बात एक बहुत ही, नाम तो मैं कोट नहीं करूंगा, बाकी टॉप 4-5 में से आप उनका नाम गिनते, और जिनको सीएनबीसी पे देखना मतलब बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, जिनके साथ कभी हाथ मिला लेना या उनके साथ फोटो खिंच जाना, तो समझ लो जिंदगी बन गई। तो ये भाई साहब वो 8 रुपये वाला शेयर 550 रुपये में ले रहे थे 300 करोड़ रुपए का। उस दिन मेरे को लगा कि कुछ तो दम है मेरे में भी। तो ये सब चीज़ों से मेरा जोश बढ़ता गया, और इतने अच्छे अच्छे आइडेंटिफाई किए आइडियाज़। कोविड पीरियड के अंदर जो है ड्रास्टिकली मेरी थॉट प्रोसेस इतनी अच्छी रही, मेरे आइडियाज़ इतने अच्छे रहे कि जब मैंने जाके देखा था कि सब चावल, चाय, चीनी, चड्डी, और चड्डी भी कोई जोकी वाली नहीं चाहिए, चड्डी होना रुपये लक्स वाली। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब किसी को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, घर में ही रहना था। जो एक चाय पीता था वो 5-5 चाय पी रहा था, 5-5 बार हलवा, मिठाई, ये वो सब घर में बन रही थी, और कोई काम नहीं था। दिन भर बच्चे भी घर पे थे, आप लोग पूरी फैमिली के साथ थे, तो चाय के दौर चलते रहते थे, मैगी के दौर चलते रहते थे, रोटी बनती नहीं थी। हम मारवाड़ी लोग महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार चावल खाते थे, तो बाकी चपाती रोटी खाते थे। बट चूंकि सब्जियां आती नहीं थी और बनाना बहुत आसान था, तो हम जब भी मेरे को कुकर की सीटी सुनाई देती थी, तो मेरे को चावल के शेयर खरीदने की याद आती थी। और एलटी फूड 16 रुपए के अंदर मैंने खरीदा, कुकर की सीटी सुन के कि फिर चावल बन रहे हैं, फिर पुलाव बन रहा है। आज एलटी फूड का भाव आप लोगों को सब मालूम ही होगा, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। ये 3 महीने के अंदर कई शेयर जो है ना, वो 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना, इस तरह से। तो ये मेरी जो थीम थी, चाय, चीनी, चावल, चड्डी, तो ये बहुत काम की, और कई लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी 34 इयर्स की स्टॉक मार्केट की, और आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ क्लूज मिले होंगे कि आपको लाइफ में कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, जिस तरह से मैंने अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट किया।